स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहन चर्चा करेंगे, आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ जी, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये एक ऐसा विषय है जिससे यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। बिल्कुल। इसलिए पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस व्याख्यान को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम संविधान के भाग 18 में जो अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं उनको समझने वाले हैं। जी, हम ये जानेंगे कि ये प्रावधान जरूरी क्यों हैं, इनकी कितने प्रकार हैं, इन्हें लागू करने की प्रक्रिया क्या है और सबसे जरूरी भारतीय लोकतंत्र और संघवाद यानी फेडरलिज्म पर इनका क्या असर पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल ही क्यों किया गया। इसका मूल उद्देश्य था देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को किसी भी असामान्य परिस्थिति से बचाना। और इन प्रावधानों की एक सबसे कह सकते हैं अनोखी विशेषता ये है कि ये भारतीय राज व्यवस्था के संघीय ढांचे को मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के उसे एकात्मक ढांचे यानी यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देते हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा भी था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार संघीय और एकात्मक दोनों हो सकता है। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी पूछिए। ये जो प्रावधान है क्या ये पूरी तरह से भारतीय है? मतलब हमारा अपना विचार था या हमने इसे कहीं और से लिया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपातकालीन प्रावधानों का जो ढांचा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जी, हालांकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो विचार है, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो वाइमर संविधान से प्रेरित है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। 3 तरह के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल। ये अनुच्छेद 356 के तहत है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। तो हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। जी, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वैसे संविधान में इसके लिए आपातकाल की उद्घोषणा मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके आधार क्या क्या है? इसके 3 आधार हैं, युद्ध यानी वॉर, बाह्य आक्रमण मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। सर, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, क्या ये हमेशा से था संविधान में? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मूल रूप से यहाँ आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल था। अच्छा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जी, लेकिन 1975 की इमरजेंसी के बाद हम सब जानते हैं कि उसका कितना दुरुपयोग हुआ, तो उसको रोकने के लिए 44th संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब सिर्फ किसी भी तरह की अशांति पर इमरजेंसी नहीं लग सकती? बिल्कुल नहीं, अब विद्रोह का सशस्त्र होना जरूरी है। अच्छा, इसकी घोषणा की जो प्रक्रिया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो क्या है? ये घोषणा अब केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं हो सकती है। इसके लिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश मिलना जरूरी है। ये सुरक्षा उपाय भी 44वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। मतलब पूरी कैबिनेट की सहमति होनी चाहिए, वो भी लिखित में। जी, और घोषणा जारी होने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन भी आवश्यक है। और ये अनुमोदन किस तरह के बहुमत से होना चाहिए? साधारण या विशेष? विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एक बार अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और फिर हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसे वापस कैसे लिया जाता है? राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि लोकसभा साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसके जारी रहने का डिसअप्रूवल प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रक्रिया।
अब इसके प्रभावों पर आते हैं जो बहुत व्यापक होते हैं। हाँ, बहुत व्यापक। सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों पर असर देखें। जी। केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वो किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो क्या राज्य सरकारें निलंबित हो जाती हैं? नहीं, वे निलंबित नहीं होती। वो काम करती रहती हैं, लेकिन केंद्र के नियंत्रण में। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल का क्या होता है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं सर। मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। बिल्कुल। यहाँ पर 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 358 और 359। 358 और 359। जी। ठीक है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार अपने आप मतलब स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अपने आप ही? हाँ, ऑटोमेटिकली। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये निलंबित नहीं होते। ये भी 44वें संशोधन के बाद हुआ होगा? एकदम सही। अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। जी। ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो एक आदेश के द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकें। मतलब अधिकार निलंबित नहीं होता, बस कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अधिकार रहता है, पर उसे लागू करवाने का उपाय यानी रेमेडी सस्पेंड हो जाती है। लेकिन क्या सारे अधिकार इसमें शामिल हैं? नहीं, और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जी। राइट टू लाइफ। जी, ये 2 अधिकार किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते। कोर्ट का दरवाजा इनके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है। बहुत बड़ा। अब हम दूसरे प्रकार के आपातकाल पर आते हैं, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। हाँ, पर एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं करता है। अच्छा। तो इसके लागू होने के आधार क्या हैं? इसके 2 मुख्य आधार हैं। पहला अनुच्छेद 356 में ही है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। ये राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी हो सकता है। हाँ, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या उसके बिना भी। और दूसरा आधार है अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 365। जी। उसके अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो भी इसे लागू किया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या यहाँ भी विशेष बहुमत चाहिए? नहीं, इसकी घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदन मिलना चाहिए। 2 महीने और साधारण बहुमत, ठीक है। तो ये एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं? क्या इसमें भी राज्य सरकारें काम करती रहती है? नहीं, और यही राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में एक बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, क्या होता है फिर? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त? जी, डिसमिस्ड। और राज्य विधानसभा को या तो निलंबित किया जाता है या बहाल कर दिया जाता है। राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल चलाते हैं। लेकिन इसका तो बहुत दुरुपयोग हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए 1994 में एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एसआर बम्बई केस, हाँ, ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। जी। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब अदालतें जांच कर सकती हैं। और सरकार के बहुमत के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सरकार का बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही परखा जाना चाहिए। तो फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बना दिया गया। बिल्कुल। इस फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर काफी हद तक लगाम लगाई है। ठीक है, अब तीसरे और आखिरी आपातकाल पर आते हैं, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360।
ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसे भी घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित कराना होता है। और इसकी अवधि? एक बार अनुमोदित होने के बाद ये अनिश्चित काल तक तब तक जारी रहता है जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। इसके लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। इसके प्रभाव तो काफी गंभीर हो सकते हैं। बहुत गंभीर। केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। क्या इसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं? हाँ, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो क्या ये भारत में कभी लागू हुआ है? सौभाग्य से भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो आज हमने तीनों प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक आधार, प्रक्रिया और प्रभावों को विस्तार से समझा। और हमने ये भी देखा कि 44वें संविधान संशोधन और एसआर बोम्मई मामले जैसे न्यायिक निर्णयों ने कैसे इन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ रहा हूं। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सुरक्षा उपाय राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय अखंडता के बीच सही संतुलन बनाते हैं, या इसमें और सुधार की आवश्यकता है? जी, इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए इस व्याख्यान को देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर स्वधर्म IAS एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले व्याख्यान लाते रहेंगे।